हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर इथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम इथोलॉजी के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हनी बी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। हनी बी का जो संगठन है, सामाजिक व्यवहार का जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हनी बी में सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर इन हनी बी। जो मधुमक्खी होती है उसके अंदर सोशल बिहेवियर किस तरह का होता है वो देखने को मिलता है। जो हमें पता है कि जो मधुमक्खी होती है वो एक सामाजिक सोशल इंसेक्ट का सबसे उत्कृष्ट एवं सुव्यवस्थित उदाहरण मानी जाती है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि एक पूरी कॉलोनी बना के रहती है और कॉलोनी बनाती है। उस कॉलोनी में प्रत्येक पर्टिकुलर जो भी बीज होती है, जो भी मधुमक्खियां होती है, उनका अपना अपना काम होता है, उनका अपना अपना व्यवहार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हनी बी जो है वो एक जो सोशल व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है और सुव्यवस्थित उदाहरण देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि ये जो हनी बी होती है, इसका जीवन पूर्णतः संगठित समाज, कार्य विभाजन, आपसी सहयोग, संचार, फेरोमोन्स नियंत्रण तथा त्यागपूर्ण व्यवहार, अल्टरिज्म पर आधारित होता है। इसके अंदर अल्टरिज्म देखने को मिलता है, संगठित समाज के जैसे भी काम होते हैं वैसे देखने को मिलता है, कार्य विभाजन देखने को मिलता है, किसका क्या काम है वो देखने को मिलता है। जैसे कि मेल का काम होता है ओनली निषेचन करना, फर्टिलाइजेशन करना। जैसे फीमेल होती है वो क्या करती है, अंडे देने का काम करती है और वर्कर जो होते हैं बाकी के काम करते हैं। तो ये पूरा देखने को मिलता है। इनका आपसी सहयोग भी देखने को मिलता है। ये संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं विथ डांस के माध्यम से। तो ये संचार भी कर सकते हैं। दो तरह के डांस देखने को मिलते हैं, एक तो राउंड डांस देखने को मिलता है और एक वेगल डांस देखने को मिलता है, जो कि भोजन और क्षति की दूरी के लिए किया जाता है। फेरोमोन्स देखने को मिलता है, फेरोमोन्स नियंत्रण देखने को मिलता है। जो क्वीन होती है वो वर्कर्स को स्टेराइल करने के लिए फेरोमोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो अपने छत्ते को बचाने के लिए खुद का जो शरीर होता है, खुद की जो जान होती है, उसको उसकी कोष्ठ पर भी ये अपने छत्ते की सुरक्षा करते हैं और अपने दूसरे जो साथी होते हैं उनको बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह किए बिना व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। उसे हम अल्टरिज्म कहते हैं और ये यहाँ पर देखने को मिलता है मधुमक्खी के अंदर। फिर बात करते हैं मधुमक्खी में पाई जाने वाली सामाजिकता को क्या कहा जाता है? यूसोशियलिटी कहा जाता है। जो भी मधुमक्खी में जो सामाजिकता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? यूसोशियलिटी कहा जाता है। जो सामाजिक विकास, सोशल इवोल्यूशन की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। तो मधुमक्खी का सामाजिक संगठन बना के रखने की जो विधि है, ये जो प्रक्रिया है, इस तरह का इसके अंदर देखने को मिलता है कि ये सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन बनाए के रखती है। तो इस संगठन को हम क्या कहते हैं? जो सोशलिटी कहते हैं। सामाजिक व्यवहार का ऐतिहासिक अध्ययन अगर हम करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो मधुमक्खियों के सामाजिक जीवन ने प्राचीन काल से ही मानव का ध्यान जो है वो आकर्षित किया है। अभी हमने पढ़ा था कि यू सोशलिटी होती क्या है, एक बार ये भी समझना जरूरी कि यू सोशलिटी का मतलब क्या होता है। कि जो अपनी हनी बी है, इसकी एक पूरी अपनी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर जितने भी बीज है वो अपना जो फंक्शन है वो बांट के एक सामाजिक संगठन का निर्माण करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यू सोशलिटी कहते हैं। जैसे कि इनका रिप्रोडक्शन के अंदर जो श्रम है वो बटा हुआ है और इनका लेबर ऑफ डिवीजन इनके अंदर देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी पीढ़ी है ना, छोटी बीज, अंडे, प्यूपा, बड़ी बीज, ये सब साथ में रहते हैं। तो ये अनेक जो जनरेशन होती है, बहुत सारी जनरेशन जो होती है एक साथ रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? यू सोशलिटी कहते हैं। अब हमने बताया कि जो हिस्टोरिक के बैकग्राउंड देखें मधुमक्खी का, तो क्या होता है कि इसमें बहुत प्राचीन समय से ही क्या हो रहा है कि इसका इस तरह से संगठन बना के रहना ही लोगों को आकर्षित करता रहा। और इसलिए बहुत प्राचीन समय से मध्य समय और आधुनिक मॉडर्न ईरा के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी खोज, बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। तो अरिस्टोटल जो है 384 से 322 बीसी, अरस्तु ने मधुमक्खियों के छत्ते, रानी की उपस्थिति तथा कार्य विभाजन का प्रारंभिक वर्णन किया। तो सबसे पहले जो वर्णन है मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खी का छत्ता भी होता है, उसके अंदर एक रानी प्रेजेंट होती है और वो क्या कर सकते हैं? कार्य विभाजन कर सकते हैं, लेबर ऑफ डिवीजन कर सकते हैं। ये जो बताया, ये सारी चीजें जो सबसे पहले बताने वाले कौन थे? एरिस्टोटल थे। प्राचीन भारत
प्राचीन भारत, मिस्र और चीन में मधुमक्खियों को अनुशासन और संगठन का प्रतीक माना जाता था। पहले जो प्राचीन भारत था उसमें मिस्र जो देश हुआ और चीन के अंदर अनुशासन और संगठन के प्रतीक के रूप में मधुमक्खियों को माना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनुशासित डिसिप्लिन में रहने वाली होती है और उनका संगठन जो होता है वो बहुत ही मजबूत संगठन देखने को मिलता था। फिर बात करते हैं मध्यकाल के अंदर, तो यूरोप में मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के साथ इनके व्यवहार का अवलोकन शुरू हुआ था। सबसे पहले अगर अपने से पूछा जाए कि एपीकल्चर कहाँ शुरू हुआ था, तो यूरोप में हुआ था ना। उस समय रानी को राजा किंग बी समझा जाता था, बाद में इसे मादा सिद्ध किया गया। मतलब पहले तो ये क्या समझते थे, जो क्वीन होती थी उसको ये बोलते थे, राजा ही बोल रहे थे, इनको ये पता नहीं चल रहा था। फिर बाद में जब पता चला कि ये जो रानी है वो अलग है और राजा है वो अलग है, तो इसमें रानी और राजा दोनों ही देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल जो है 18वीं व 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खियों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक ढंग से अगर मधुमक्खियों का प्रारंभ कौन सी शताब्दी में होता था? 18वीं से 19वीं शताब्दी में। सबसे पहले एपीकल्चर कहाँ आया है? तो यूरोप के अंदर ना, यूरोप के अंदर देखने को मिला। सबसे पहले मधुमक्खियों के छत्ते का और रानी क्या और कार्य विभाजन के बारे में किसने बताया था? तो एरिस्टोटल ने बताया था। फिर 20वीं शताब्दी में कार्ल वॉन फ्रिश ने मधुमक्खियों की डांस लैंग्वेज की खोज की थी, है ना। नृत्य के द्वारा वो कैसे कम्युनिकेशन करती है उसकी खोज किसने थी? कार्ल वॉन फ्रिश ने किए थे, और इसलिए इनको 1973 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला है। इनकी इन खोजों के लिए इनको इथोलॉजी का नोबेल प्राइज दिया गया था 1973 के अंदर। कार्ल वॉन फिश को 1973 में इथोलॉजी का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। उनके कार्यों से यह सिद्ध हुआ कि मधुमक्खियां जटिल सामाजिक संचार प्रणाली रखती है। इनका जो सामाजिक संगठन है वो ज्यादा जटिल है, और जटिल सामाजिक संचार प्रणाली मतलब बहुत ही ज्यादा जटिल तरीके से ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है। फिर बात करते हैं यू सोशियलिटी की अवधारणा। यू सोशियलिटी की अवधारणा है, तो सबसे पहले यू सोशियलिटी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? तो सुजान बत्रा नामक वैज्ञानिक ने किया था 1966 के अंदर। और इसने बताया था कि यू सोशियलिटी अगर किसी भी प्राणी के अंदर देखनी है तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण लक्षण जो हो वो अनिवार्य रूप से पाए जाने चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए कि जितनी भी जनरेशन है वो क्या रहे, एक साथ रहे। दूसरा लक्षण क्या था कि इनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो प्रेजेंट हो, अपने अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह के बीज देखने को मिलती है। और तीसरा सोशियलिटी उसी में पाई जाएगी जिसके अंदर ऐसा हो। और तीसरा इन्होंने देखा कि ऐसे जो भी सामाजिक संगठन बना के रखते हैं उनके अंदर प्रजनन के टाइम पर, रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी श्रम विभाजन देखने को मिले। तो ये 3 चीजें इन्होंने देखी थी। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि मधुमक्खी का जो जीवन है, हम किसका पढ़ रहे हैं? हनी बी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हनी बी के अंदर अगर यू सोशियलिटी पाई जाती है, यू सोशियलिटी जो है वो पाई जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद होना चाहिए? हाँ, तो हनी बी के अंदर सारी जो जनरेशन होती है वो एक साथ रहती है। ये बात फर्स्ट जो बात है वो लागू होती है। दूसरी बात क्या थी कि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेल होता है उसका अपना काम है, रानी का अपना काम है, और जो वर्कर है उसका अलग काम है। वर्कर जो होता है बाकी सारे छोटे मोटे जो काम है, चत्ते बनाना, वो सारा काम वर्कर ही करते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा कि रिप्रोडक्शन के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है। क्यों कैसा देखने को मिलता है? तो हम देख सकते हैं कि जो रानी मधुमक्खी होती है वही निषेचन करती है और वही अंडे देती है। ऐसी जो वर्कर मादा होती है उसको ये अनुमति नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोशियलिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो हनी बी है उसके अंदर यू सोशियलिटी देखने को मिलती है। यू सोशियलिटी की अवधारणा, यू सोशियलिटी शब्द का प्रयोग सुजान बत्रा 1966 ने किया था। मधुमक्खियों में यू सोशियलिटी की 3 अनिवार्य लक्षण पाए जाते हैं। ओवरलैपिंग जनरेशन, एक ही कॉलोनी में विभिन्न पीढ़ियां साथ रहती है ना, एक साथ विभिन्न पीढ़ियां रहती है। ओवरलैपिंग जनरेशन अगर देखने को मिलता है तो यू सोशियलिटी पाई जाती है। दूसरा लक्षण क्या है? लेबर ऑफ डिवीजन, अलग अलग सदस्य अलग अलग कार्य करते हैं। तो जो अपनी हनी बी है उसके अंदर अलग अलग जो सदस्य हैं वो अलग अलग काम भी करते हैं। फिर तीसरा आता है रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर, केवल रानी प्रजनन करती है, श्रमिक जो होते हैं वो बांझ रहते हैं। केवल रानी जो होती है वो प्रजनन करती है, रिप्रोडक्शन करती है और अंडे देती है। जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं।
फिर बात करते हैं कि हनी बी की कॉलोनी कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हनी बी है उसकी एक कॉलोनी के अंदर 40,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां होती है और इसके अंदर तीन देखने को मिलता है। एक तो क्वीन देखने को मिलती है, ड्रोन देखने को मिलता है और वर्कर बी देखने को मिलता है। वर्कर बी और क्वीन जो होती है वो दोनों ही क्या होती है, फीमेल होती है और वर्कर बी जो होती है स्टेराइल फीमेल होती है, जबकि जो ड्रोन होता है वो क्या होता है, मेल होता है। मेल को क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। ड्रोन जो होता है उसमें 2n = 16 होता है और इसके हैप्लॉइड होता है। ड्रोन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, n = 16 होता है और फीमेल जो होती है 2n32 होती है। एक सामान्य मधुमक्खी कॉलोनी में 4,000 से 60,000 40,000 से 60,000 सदस्य हो सकते हैं। कॉलोनी में 3 स्पष्ट कास्ट पाई जाती है। फर्स्ट है रानी मधुमक्खी, क्वीन बी और सेकंड है ड्रोन बी, थर्ड है श्रमिक मधुमक्खी वर्कर बी। तो कॉलोनी ऑफ हनी बी की बात करो तो फर्स्ट देखने को मिलती है हमें रानी मधुमक्खी, क्वीन बी देखने को मिलती है। सेकंड हमें देखने को मिलता है ड्रोन बी जो कि क्या होता है, मेल होता है। क्वीन जो होती है वो फीमेल होती है और थर्ड मिलता है श्रमिक मधुमक्खी वर्कर बी जो कि अगेन क्या होती है, फीमेल होती है। अब बात करूं रानी मधुमक्खी की तो ये सबसे हाईएस्ट होती है, ये केवल रिप्रोडक्शन करती है। इसके पास अपना स्पेशल डंक होता है। इसके अलावा इसके पास क्या होता है, इसका जो छत्ता होता है, छत्ते के अंदर इसके लिए अपना एक अलग से क्या देखने को मिलता है, कॉलम देखने को मिलता है जो कि मखमल का बना होता है और इसके अंदर रानी जो होती है उसका निवास होता है। जबकि ड्रोन जो होता है, और ये कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। जबकि ड्रोन जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये केवल प्रजनन करता है और जब सर्दी का टाइम आता है ना, जब सर्दी का टाइम आता है तो इस ड्रोन को जो हो अपने इस छत्ते के अंदर से बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे ही ड्रोन जो होता है नेचुरल फ्लाइटिंग के द्वारा प्रजनन करता है, नेचुरल फ्लाइटिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन संपन्न करता है, रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोडक्शन होते ही क्या होता है, जो नर होता है ड्रोन जो होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और रानी मधुमक्खी जो होती है लगभग 1500 से लगाकर 2000 तक के अंडे प्रतिदिन देती है और मेल जो होता है वो मर जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, ये भी कैसी होती है, फीमेल होती है और इसके पास क्या होता है, ये कैसी होती है, स्टेराइल होती है। क्यों स्टेराइल होती है, जो रानी होती है वो हार्मोनल जो कंट्रोल होता है रेगुलेशन के द्वारा क्या करती है, इसको स्टेराइल कर देती है। इसके अंदर से एक फिरोमेन्स का स्राव किया जाता है जिसको QMP कहते हैं और ये QMP जो होता है इसकी ओवरी, श्रमिक मधुमक्खी जो है वर्कर बी की जो ओवरी डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है। उसके अलावा जो रानी मधुमक्खी होती है वो रॉयल जेली खाती है जिसकी वजह से वो रॉयल रहती है, रानी बनती है। और जो वर्कर होता है उनको पोषण के आधार पर रॉयल जेली नहीं खिलाई जाती, ये नॉर्मल ही पौधा का जो जूस होता है वो पीती है। तो रानी मधुमक्खी बात करते हैं तो क्वीन बी जो होती है रानी कॉलोनी की एकमात्र पूर्ण विकसित प्रजननशील मादा होती है। पूर्ण विकसित प्रजननशील मादा एकमात्र कौन सी होती है, रानी होती है, क्वीन बी होती है। विशेषता वो भूमिका की बताएं तो ये आकार में सबसे बड़ी होती है। जो रानी होती है वो आकार में सबसे बड़ी होती है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 वर्ष का होता है। ये कितने टाइम तक जिंदा रहती है, 2 से 5 वर्ष तक जिंदा रहती है। यह प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे देने की क्षमता पाई जाती है। इसके अंदर कितने अंडे देने की क्षमता पाई जाती है, तो 1500 से 2000 तक के अंडे देने की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। रानी क्वीन फिरोमेन सब्सटेंस का स्राव करती है। रानी जो होती है क्वीन फिरोमेन सब्सटेंस जो होता है उसका स्राव करती है। यह फिरोमेन श्रमिकों के अंडाशय को निष्क्रिय कर देता है। अभी मैं बोला था ना कि ओवरी को निष्क्रिय कर देता है, तो इसके द्वारा जो स्रावित किया गया QMP फिरोमेन जो है, क्वीन मैंडिबल फिरोमेन जो है वो क्या करता है, जो वर्कर्स होते हैं उनके ओवरी को इनहिबिट करने का काम करता है, इनहिबिट करवाता है इसको। कॉलोनी में एकता बनाए रखने का काम जो है वो कौन करती है, रानी करती है। रानी वास्तविक शासन नहीं करती। रानी क्या करती है, वास्तविक शासन नहीं करती है बल्कि रासायनिक नियंत्रण द्वारा सामाजिक संतुलन बनाए रखती है। तो रानी जो होती है एक तरह से शासन नहीं करी, कोई ऑर्डर नहीं लगाई, बट वो क्या कर रही है, अपने इस छत्ते का स्थायित्व बनाए रखने के लिए, इस छत्ते के अंदर जो सामाजिक रूप से संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए ये रासायनिक नियंत्रण करती है, केमिकल कंट्रोल करती है। ऐसा क्यों करती है, अगर सारी जो वर्कर्स है वो फीमेल जो होगी वो क्या करेगी,
वो क्या करेगी, निषेचन करेगी, तो वो अंडे देती रहेगी और अंडे देने की वजह से क्या होगा, जो अपना छत्ता होगा उसमें केवल अंडे ही दिखाई देंगे। उसके अलावा जो ज्यादातर इनके जो सर्वाइवल के चांस होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि सारी जो वर्कर है वो क्या कर रही है, प्रजनन कर रही है। और प्रत्येक जो वर्कर है अगर प्रजनन करती है तो 1500 से 2000 अंडे देती है, और अंडे देने के बाद वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इनके लिए खाना पीना लाने का प्रबंध नहीं कर पाएगी, नए छत्तों का निर्माण कौन करेगा। इसलिए ये जो सामाजिक रूप से संतुलन बना रखा है उसको नियंत्रित करने के लिए रानी जो होती है उसको मजबूरन क्या करना पड़ता है, क्यूएमपी का सिक्रेशन करना करता है। और ये जो सिक्रेशन करती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो वर्कर बीस होती है उसके जो ओवरी होती है वो इनहिबिट हो जाती है। इस तरह से ये केमिकल कंट्रोल करती है। फिर हम बात करते हैं ड्रोन की। तो ड्रोन होता है वो नर हिप्लॉइड होता है। ड्रोन कॉलोनी में नर सदस्य होते हैं ना। इनकी अगर उत्पत्ति की बात करो तो ड्रोन की जो उत्पत्ति होती है अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा होती है। इसका जो अंडा होता है वो कैसा होता है, अनफर्टिलाइज्ड होता है। और जो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाता है, ड्रोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो ड्रोन का विकास अनिषेचित अंडों अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कैसे इस ड्रोन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वीन जो होती है उसके पास कितने होते हैं, 2n इजिकल टू 32 होता है और एक ड्रोन होता है। उसके पास कितने होते हैं, हैप्लॉइड होता है और 16 क्रोमोसोम इसके अंदर देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, निषेचन होता है। फ्लाइट करते हैं, मतलब उड़ते हैं और उड़ने के बाद नेप्चुरल इसमें फ्लाइटिंग होती है। उसी के साथ इनका क्या हो जाता है, मैथुन हो जाता है। मतलब अपने छत्ते से उड़कर बाहर जाते हैं, निषेचन करते हैं और निषेचन करने के बाद वापस आ जाता है। ग्रोथ जो होता है वही मर जाता है। पर इसका जो इसमें फर्टिलाइज्ड होता है तो यहाँ से कितने आते हैं, यहाँ से 16 तो क्रोमोसोम इधर से आते हैं और इसका जो 16 होते हैं वो आते हैं यहाँ पे। और एक 2n वर्कर का फॉर्मेशन होता है ना। 16 की 16 इससे आते हैं, 16 यहाँ से आते हैं, तो कितने आते हैं, 2n वर्कर, 32 जो है उस वर्कर का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से एक एन और बचे ना, 16 और क्रोमोसोम बचे, अनफर्टिलाइज हो गए वो एन, जिसके साथ जो मेल है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अनफर्टिलाइज जो होते हैं वो आगे जाकर क्या बना लेते हैं, ड्रोन बना लेते हैं। अगर बात करें ड्रोन के जो है मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो मैं लक्षण की बात करूँ तो ड्रोन में डंक का अभाव होता है। ठीक है, ये भोजन संग्रहण भी नहीं कर सकते। ड्रोन केवल रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन के अंदर भी मर जाते हैं। ना तो ये भोजन का संग्रहण करते हैं, ना इनके पास कोई मोम जो ग्रंथि होती है वो होती है। केवल ये क्या कहते हैं, नेचुरल फ्लाइट के द्वारा मैथुन करते हैं और मैथुन के बाद मर जाते हैं। और सर्दियों में तो इनको बाहर भी फेंक दिया जाता है। इनमें मोम ग्रंथियां वैक्स ग्लैंड नहीं होती है। इनका कार्य केवल रानी से मैथुन नेचुरल फ्लाइट करना होता है। न्यूक्लियल फ्लाइट करना होता है। मैथुन के तुरंत बाद ड्रोन की मृत्यु हो जाती है। सर्दियों में ड्रोन को कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही न्यूक्लियल फ्लाइट होती है और इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है और तुरंत ही क्या होता है, ड्रोन जो होता है वो मर जाता है और सर्दियों के टाइम पे इसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बात करते हैं श्रमिक मधुमक्खी वैक्स वर्कर बी की बात करें तो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है कॉलोनी की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के पास क्या होती है, वैक्स ग्लैंड होती है। इसके पास भोजन संग्रहण करने की क्षमता होती है और ये सारे के सारे कैसे होती है, स्ट्राइरल होती है। और जितने भी सामाजिक काम है जैसे छत्ते का निर्माण करना, कोकून का देखभाल करना, अंडों की देखभाल करना, छत्तों को शिकारियों से बचाना, और जितने भी सामाजिक कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वर्कर बी के द्वारा किए जाते हैं। तो स्वभाव में ये बांझ मादा होती है, स्टेराइल क्या होती है, फीमेल होती है। वर्कर बी संख्या में सर्वाधिक होती है, सभी सामाजिक कार्य करती है और सभी सामाजिक कार्यों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर आयु के अनुसार कार्य विभाजन एज पॉलीएथिज्म पाया जाता है। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे आयु होती है वैसे वैसे इनके अंदर वर्कर्स के अंदर काम करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि प्रारंभिक जीवन जो होता है, जब छोटी छोटी वर्कर्स होती है ना, तब ये सफाई व लार्वा की देखभाल का कार्य करती है। फिर मध्य अवस्था में ये मोम का स्राव करती है, छत्ते का निर्माण करती है और भोजन का संग्रहण करने का कार्य करती है। जैसे थोड़ी मिडिल एज में आती है ना, तब क्या करती है, मोम का स्राव करती है, छत्ते का निर्माण करती है और
भोजन का संग्रह। वृद्ध अवस्था में पहरा व फोरेजिन को पहचानने का कार्य करती है। वर्ष अवस्था में क्या करती है, छत्ते के बाहर घूमती रहती है। अपन देखते हैं ना कि छत्ते के बाहर एक मधुमक्खी बार बार घूमती रहती है, तो वो कौन सी होती है, एजेबल जो बी होती है वही होती है। वो पहरा देती रहती है और फोरेजिन को पहचानती है तथा फोरेजिन से सुरक्षा का भी कार्य करती है। मतलब इनके अंदर अल्टरिज्म पाया जाता है, तो छत्ते को छुए उससे पहले ही ये क्या करती है, उस फोरेजिन से लड़कर या तो मर जाएगी या फिर फोरेजिन से उस छत्ते को बचा लेगी। तो ये काम करती है। लड़ते लड़ते चाहे इनकी जान भी चली जाएगी, फिर भी ये क्या करेगी, अपने छत्ते को बचा लेगी। इसी को हम क्या कहेंगे, अल्टरिज्म कहते हैं। यह कार्य विभाजन सामाजिक दक्षता को अत्यंत बढ़ाता है ना। यही जो कार्य विभाजन है वो सामाजिक दक्षता को अत्यंत ज्यादा बढ़ा देता है। फिर अपन बात करते हैं हनी बी की प्रजाति के बारे में। हनी बी जो होती है उसके अंदर मेनली हम देखें तो 4 प्रजातियां मेन देखने को मिलती हैं, जिनका हम क्या कर सकते हैं, एपीकल्चर कर सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। ऐसी 4 प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। फिर इनमें से भी अगर बात करूं एपीकल्चर के लिए ना, एपीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रजातियां देखने को मिलती है, पर जो 4 प्रजातियां होती हैं, 4 प्रजातियां है ना, वो बेस्ट मानी जाती है। उनके अलावा दूसरी जो होती है इतनी बेस्ट नहीं होती है। एपीकल्चर के लिए बहुत सारी होती है, पर इन 4 में से बेस्ट होती है। और 4 में से भी जो 2 होती है वो टॉप मस्ट बेस्ट देखने को मिलती है, जो कि अच्छी उत्पादकता दिखाती है और कमर्शियली उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। हनी बी की प्रजातियों की बात करें तो भारत में मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के लिए कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन व्यावसायिक और उत्पादकता के आधार पर कुछ ही बेस्ट मानी जाती है। अब जैसे अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है एपिस मेलिफेरा, ये सबसे बड़ी बी होती है। उसके बाद आता है एपिस केरेना इंडिका, ये इससे थोड़ी छोटी होती है, एपिस डोर्सटा। और उसके बाद आती है एपिस फ्लोरी, ये सबसे ज्यादा होती है और ये इंडिया के अंदर पाई जाती है। अगर इनके बीच में अपन कंपेरेटिव कर रहे हैं तो देखो जो स्पीसीज है वो कौन सी है, एपिस मेलिफेरा। हनी यील्ड की बात करें, शहद का उत्पादन जो होता है इसका बेस्ट होता है। डोमेस्टिकेशन भी इसका आसान है और यूज मतलब डोमेस्टिकेशन घरेलूकरण का मतलब क्या होता है, घरेलूकरण का मतलब क्या होता है, इसको हम घर में पाल सकते हैं ना, इसका इनका पालन पोषण आसानी से हम कर सकते हैं। और यूज की बात करते हैं तो बेस्ट ये क्या है, कमर्शियल है, मतलब बेस्ट बहुत ही अच्छी है, व्यापारिक किस्म है ना, व्यापारिक स्पीसीज है। उसके बाद आता है स्पीसीज केरेना इंडिका, एपिस केरेना इंडिका स्पीसीज। ये भी जो होती है इसका शहद उत्पादन बहुत अच्छा होता है, बेस्ट देखने को मिलता है। डोमेस्टिकेशन इसका आसान होता है और इंडिजीनियस है और रूरल है, ये ग्रामीण भी है और इंडिजीनियस है। तो भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इनको आसानी से पाला जा सकता है, इसलिए अपने भारत में तो यही ज्यादा बेस्ट बन जाती है। एपिस डोर्साटा की बात करें, ये यूरोपियन है ना। एपिस डोर्साटा की बात करें तो इनकी जो एल्ड हनी यील्ड है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनके छत्ते ही छोटे छोटे होते हैं दोनों की, एपिस फ्लोरी के। और इनका डोमेस्टिकेशन आसान नहीं है, क्योंकि इनका जो एपिस डोर्सेटा है इनका जो स्वभाव है बहुत ज्यादा झगड़ालू है, आक्रामक है, इसलिए इनको नहीं कर सकते। ये वाइल्ड होती है, मतलब कहीं पे भी देखने को मिल सकती है, पर उनका डोमेस्टिकेशन हम कर नहीं सकते। एपिस फ्लोरी का बात करें तो ये सीमित है, थोड़ा सा कम इसका आक्रामक व्यवहार है, थोड़ा पाल सकते हैं ऐसी है ये, पर ये माइनरली रूप से इसका पालन होता है, बहुत मुश्किल है फिर भी, इसलिए इसका नहीं करते इतना। तो सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी है, डोमेस्टिकेशन के हिसाब से, यूज के हिसाब से, तो एपिस मेलिफेरी और एपिस केराना केराना इंडिका। एपिस मेलिफेरा जिसको हम यूरोपियन हनीबी या इटालियन हनीबी के नाम से जानते हैं, ये यूरोपियन की है इसलिए इसको, यूरोप की रहने वाली इसलिए इसको हम यूरोपियन कहते हैं, और इटालियन हनीबी के नाम से जानते हैं। इसमें शहद उत्पादन बहुत अधिक होता है, अभी लिखा था ना इसमें बेस्ट शहद उत्पादन होता है। कितना होता है, तो 35 से 60 किलोग्राम प्रति कॉलोनी प्रति ईयर पाया जाता है। जैसे एक छत्ता बना है, एक साल के अंदर ये 35 से 60 किलोग्राम यील्ड देती है। ये शांत स्वभाव वाली होती है भाई, इसका स्वभाव जो होता है बहुत ज्यादा शांत होता है तथा कम आक्रामक होता है। गुस्सा भी आता है तो बहुत कम आता है इसको। अग्रेसिव जो बिहेवियर होता है इसका बहुत बहुत ज्यादा लेस होता है। ये आधुनिक बिग बिग एपिंग लैंगस्ट्रॉन्थ हाइव के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इनका रोग प्रबंधन व माइग्रेशन आसान होता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है, और इसके अंदर अगर कोई डिजीज आ जाता है तो उसका प्रबंधन करना भी बहुत ज्यादा आसान है। एपिस मेलिफेरी भारत में सबसे अच्छी कॉमर्शियल हनी बी स्पीसीज है। भारत की सबसे अच्छी जो कॉमर्शियल हनी बी स्पीसीज कौन सी है, तो एपिस मेलिफेरा है। ये देखो एपिस मेलिफेरा इस तरह की दिखती है, एपिस मेलिफेरा।
इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल यूज़ होता है हमारे इंडिया के अंदर। बहुत ज़्यादा क्यूट भी है ना। चलो कहीं जाके पकड़ के देख मत लेना वरना काट लेगी ये तो। अब बात करते हैं एपिस केरना इंडिका। इंडियन हनी बी। इंडियन हनी बी कौन सी है? एपिस केरना। ये पार्ट ए के अंदर आ जाएगा। इंडियन हनी बी का नाम बताइए, भारतीय मधुमक्खी का नाम बताइए। तो एपिस केरना इंडिका, इसके नाम भी इंडिका है इसलिए इंडिया की है। इसका जो शहद उत्पादन होता है एपिस मेलिफेरा से थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? तो ये वो 35 से 60 किलोग्राम प्रति कैलोरी प्रति ईयर दे रही है, और ये कितना देती है? 15 से 25 किलोग्राम देती है। भारतीय जलवायु जो है उसके अंदर आसानी से आ जाती है। इसका भी रोगों के प्रति, इसके अंदर अगर कोई डिजीज हो जाती है तो उसकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से रह पाती है, इसलिए ये जो हमारी है स्वदेशी है, इंडिजिनियस स्पीसीज है, जो सबसे व्यापक मधुमक्खी की प्रजाति के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो यह 15 से 20 किलोग्राम प्रति कॉलोनी प्रति ईयर शहद का उत्पादन करती है। यह भारतीय जलवायु में अत्यंत अनुकूल है। इसमें रोगों के प्रति अधिक सहनशीलता पाई जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। एपिस केरना इंडिका भारत की स्वदेशी इंडिजिनियस व सबसे व्यापक मधुमक्खी की प्रजाति है। तो यहाँ पर देखने को मिल रही है ये अपनी एपिस मेलिफेरा, जो कि थोड़ी सी बड़ी है, और जबकि एपिस सिरेना सिरेना जो है वो है थोड़ी सी, केरना सिरेना जो है वो थोड़ी सी छोटी है देखने को मिलती है। ये हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। जो अपन देखते हैं ना छतों के अंदर अपने घर के आसपास, वो यही है एपिस सिरेना। और एपिस मेलिफेरा जो है, आपने देखा होगा कि जो छत्ते बनाते हैं मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते हैं, है ना। शहद निकालने वाले जो होते हैं, जो कि कहीं पे भी जहाँ पर फ्लावरिंग हो रही थी वहाँ पे अपना छत्ता छोड़ के जाते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल छत्ता। उसके अंदर जो मधुमक्खियाँ होती है थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, अच्छी दिखती है। वो जो मधुमक्खियाँ होती है वो कौन सी होती है? एपिस मेलिफेरा होती है। और जो हमें यहाँ घर के आसपास, खेतों के आसपास ऐसे देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? एपिस केरेना सिरेना। अब बात करते हैं एपिस डोर्साटा। ये रॉक बी है और क्लिफ बी के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रॉक बी और क्लिफ बी के नाम से जाना जाता है। इसका जो कॉमर्शियल कीपिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है इसको, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जंगली होती है। ऐसा क्यों कि ये उपयुक्त नहीं है कीपिंग के लिए? तो ये बहुत ज़्यादा जंगली होती है, अत्यंत आक्रामक व्यवहार वाली होती है। इसका डोमेस्टिकेशन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत झगड़ालू होती है। इसके पास में जाएंगे ना तो ये काट लेगी, इतना ज़्यादा ये गुस्से वाली होती है, इतना ज़्यादा इसका अग्रेसिव बिहेवियर होता है। तथा बड़े खुले छत्ते, खड़े पेड़ और चट्टानों पर ये अपने खुले छत्ते बनाने वाली होती हैं। इसका अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिकेशन जो है वो संभव नहीं है, इसलिए शहद उत्पादन अधिक होने पर भी पालने योग्य नहीं है। शहद का उत्पादन इसमें अच्छा होता है, पर ये पालने के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक बिहेवियर वाली होती है। फिर अपन बात करते हैं, देखो ये रही एपिस डोर्साटा। ये जो होती है बहुत ज़्यादा, है ना, अपन जहाँ पे पहाड़ी इलाके है ना वहाँ पे जाएंगे तो इस तरह की मधुमक्खी हमें देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा डंक मारती रहती है। जैसे ही इसके पास जाओगे तो ये आपको काट लेगी। पर जो एपिस से मेलिफेरा है वो बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल भी नहीं काटती ना। और एपिस सिरेना जो है वो भी एक तरह की शांति है, थोड़ी कम आक्रामक है, बहुत अच्छी है। पर इसका मधुमक्खी जो इसका जो छत्ता होता है उसमें से शहद थोड़ा कम निकलता है। कितना निकलता है? 15 से 25 किलोग्राम प्रति ईयर प्रति कॉलोनी निकलता है। और इसके अंदर से 35 से 60 किलोग्राम प्रति कॉलोनी प्रति ईयर देखने को मिलता है। तभी तो देखो उनको काटती नहीं जो मधुमक्खी का पालन करते हैं। और ये जो हम जब भी अगर छत्ते से शहद निकालने जाते हैं तो हमें काट लेते थे, तो ये थोड़ा सा तो आक्रामक इसका बिहेवियर होता है, पर इसका तो बिल्कुल नहीं, तो बहुत शांत होती है। और ये जो होती है भयंकर झगड़ालू होती है, इसके पास जाते ही हमें काट लेगी, ऐसी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं एपिस फ्लोरी लिटिल बी की बात करते हैं, तो यह बहुत कम शहद उत्पादन करती है। इसका जो शहद होता है बहुत कम होता है, इसका छोटा सा छत्ता होता है, छोटे से छत्ते में कितना शहद आएगा? बहुत कम आएगा। इसलिए इसका जो घरेलू रूप से पालन इसका किया जा सकता है, व्यावसायिक पालन भी किया जा सकता है, पर लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर शहद ही नहीं मिलेगा। जितना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उतना शहद नहीं मिलता, इसलिए इसका पालन करते ही नहीं।
तो एपिस फ्लोरी लिटिल बी जो होती है, इसको छोटी बी कहा जाता है, बहुत छोटी होती है ना इसलिए। यह बहुत कम शहद उत्पादन करती है, इसका छत्ता बहुत छोटा होता है, यह घरेलू या व्यावसायिक पालन के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, है ना। भारत में सबसे अच्छी व व्यावसायिक रूप से सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खी प्रजाति कौन सी है? एपिस मेलिफेरा है, जबकि भारतीय एपिस मेलिफेरा है, जबकि भारतीय देशी प्रजाति इंडिजिनस स्पीसीज जो है कौन सी है? एपिस सिरेना इंडिका है। अब बात करते हैं कि मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी के लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसके अंदर हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने दो तरह की चीजें, इसकी जो फीमेल होती है वो कैसे होती है? 2n होती है, और इसका जो मेल होता है वो कैसा होता है? n होता है। तो इनका लिंग निर्धारण किस तरह से होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो मूल अवधारण की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो कहता है कि हनी बी में लिंग निर्धारण हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के द्वारा होता है। इसमें अंडे का फर्टिलाइजेशन निषेचन तय करता है कि संतान नर होगी या मादा होगी। अगर निषेचन हो जाता है मादा या वर्कर होगी। अगर निषेचन हो जाता है तो क्वीन या वर्कर बनती है, और अगर निषेचन नहीं होता है, अनफर्टिलाइज अंडा रहता है, तो क्या होता है? ड्रोन बनता है। हनी बीज हैप्लोडिप्लॉइड लिंग निर्धारण प्रदर्शित करती है। अगर मैं क्रोमोसोम की बेसिस की बात करूं तो मादा जो होती है फीमेल होती है, उसमें डिप्लॉइड 2n32 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। वहीं अगर अपन नार की बात करते हैं, इसके मेल ड्रोन के अंदर हैप्लोइड 16 जो होते हैं क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो मादा जो होती है डिप्लॉइड होती है, तथा नर जो होता है मेल या ड्रोन जो होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इस हैप्लॉइड के अंदर 16 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, और डिप्लॉइड के अंदर 32 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। किस तरह से निर्धारण होता है? तो डिप्लॉइड फीमेल की बात करूं, बीज जो होती है उसके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस से अंडे बनते हैं, ए और बी। इन अंडों के अंदर अगर नॉन फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? दोनों ही क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड मेल बीज बन जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक है फीमेल डिप्लॉइड, इसके अंदर मियोसिस हुआ, 2 अंडे बने, ए और बी। और हैप्लॉइड मेल है, बी है, इसके अंदर कोई मियोसिस नहीं हुआ, पर 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बी भी। इनके बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो बनता है ए और बी, एक जो जीन मिलती है बी पे। ये दोनों ही क्या है? डिप्लॉइड फीमेल बीज है। तो निषेचन होने से तो डिप्लॉइड फीमेल बीज का फॉर्मेशन होता है, मतलब द्विगुणित मादा मधुमक्खी का जन्म होता है। और जबकि अगर अनफर्टिलाइजेशन होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब क्या होता है? अगुणित नर मधुमक्खी का जन्म होता है। तो हनी बी में लिंग निर्धारण, अनफर्टिलाइज एग, मेल ड्रोन हैप्लॉइड होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कितनी होती है? n = 16 होती है। अंडे का निषेचन नहीं होता है, केवल मां का जीनोम ही होता है, जो पार्थेनोजेनेसिस एरेनोटोकी की प्रक्रिया के द्वारा ड्रोन का निर्माण करता है। जो प्रक्रिया होती है अंडों के ड्रोन में बदलने की, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। फिर बात करते हैं फर्टिलाइज्ड एग। फीमेल क्वीन या वर्कर जो होती है डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। क्वीन के स्पर्मेटिका में संग्रहित स्पर्म से निषेचन होने से क्वीन और वर्कर बीज का निर्माण होता है। वर्कर बीज का निर्माण किससे होता है? क्वीन और वर्कर का स्पर्मेटिका होती है क्वीन के अंदर, उसमें क्या हो जाता है? स्पर्म संग्रहित होते हैं, और उसके बीच में क्या हो जाता है? निषेचन होता है। यह पोषण से तय होता है कि न कि क्रोमोसोम से तय होता है। जो भी होता है न्यूट्रिशन से तय होता है, ना कि क्रोमोसोम की वजह से होता है। अगर हम बात करते हैं जो स्टेराइल वर्कर बांझ श्रमिक का हार्मोनल नियमन, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो 2 तरह से इसका रेगुलेशन देखने को मिलता है। एक तो न्यूट्रिशन के आधार पर, और एक फेरोमोन्स के आधार पर। फेरोमोन्स में आता है QMP जो होता है वो क्वीन के द्वारा स्रावित किया जाता है, क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन्स, जो कि क्या करता है? जो भी दूसरी फीमेल होती है उसका जो ओवरी होती है, उस ओवरी को क्या कर सकता है? इनहिबिट कर सकता है, उसका डेवलपमेंट होने नहीं देता है। इनकम्प्लीट ओवरी होने की वजह से क्या होती है? वो स्टेराइल वर्कर में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा क्या है? एक रॉयल जेली। अगर न्यूट्रिशन के रूप में इनको रॉयल जेली खिलाई जाती है तो वो क्या बनती है? क्वीन बनती है। और न्यूट्रिशन के रूप में जिसको रॉयल जेली नहीं खिलाई जाती है वो क्या बनती है? वर्कर बी बनती है। तो ये दो ही जो मेन पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है कि कौन रानी बनेगी और कौन श्रमिक बनेगा। तो हनी बी में वर्कर मादा फीमेल होते हुए भी सामान्यतः स्टेराइल बांझ रहते हैं। यह हार्मोन, फेरोमोन्स, न्यूट्रिशन के संयुक्त नियमन से होता है। हार्मोन, फेरोमोन्स और न्यूट्रिशन इन तीनों का संयुक्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो स्टेराइल जो होती है वर्कर होती है उनकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि दोनों ही 2n है, फिर भी एक है वो स्टेराइल है और एक क्या है? रिप्रोडक्टिव रूप से एक्टिव है।
क्वीन जो होती है रिप्रोडक्टिव रूप से एक्टिव होती है, और जो अपनी वर्कर होती है वो क्या होती है, स्टेराइल होती है। क्वीन फ्रोमेंस की बात करें तो क्वीन मैंडिबुलर फ्रोमेंस QMP सबसे महत्वपूर्ण कारक क्वीन फ्रोमेंस होता है, जो वर्कर के ओवरी डेवलपमेंट को दबाता है, इनहिबिट करता है। जब तक कॉलोनी में क्वीन मौजूद होगी वर्कर स्टेराइल ही रहेगी। क्यों? क्वीन जो होगी वो QMP का सिक्रेशन करती रहेगी, और जो वर्कर होगी उसकी ओवरी जो होगी डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए जब तक क्वीन प्रेजेंट है तब तक वर्कर जो होगी हमेशा स्टेराइल ही रहेगी। फिर बात करते हैं रॉयल जेली की। तो हनी बी की कॉलोनी में जब किसी फीमेल बी को रॉयल जेली खिलाई जाती है तो वह रानी मधुमक्खी क्वीन बी में परिवर्तित हो जाती है, और जिसको नहीं खिलाई जाती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, वर्कर बी के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो रॉयल जेली खाने वाली और QMP का सिक्रेशन से ओवरी को दबाने वाली एक ही होती है, क्वीन होती है, बाकी सारे क्या होते हैं, वर्कर ही होते हैं। और जो ड्रोन होता है वो किसका होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये हमने देखा था कि हनी बी के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अब हमें एक ही चीज़ और पढ़नी है कि कम्युनिकेशन करते हैं और इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।